नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं सबीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अंशिता। कांग्रेस पार्टी की बड़ी जो नेशनल सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन आज अहमदाबाद में शुरू हो रहा है, गुजरात में शुरू हो रहा है। लंबे समय बाद गुजरात में कोई बड़ा सम्मेलन कांग्रेस का पार्टी का हो रहा है, लगभग 64 साल के बाद। महत्वपूर्ण सम्मेलन है। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, 2 दिन का ये सम्मेलन है, 8 और 9 अप्रैल को। इसमें कई प्रस्ताव भी पारित होने हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। किस तरह की रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस पार्टी और गुजरात में ही सम्मेलन का फैसला क्यों लिया गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं वक्फ संशोधन कानून जो बन गया है, लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बाद ये कानून, इसको लेकर किस तरह का हंगामा बरपा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड में लगातार इस्तीफों का दौर जारी है, खुलेआम पार्टी से बगावत कर रहे हैं नेता। और उधर जम्मू कश्मीर में आज दूसरे दिन भी विधानसभा में इसे लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एडजर्नमेंट मोशन दिया था इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कि सरकार वक्फ संशोधन कानून को वापस ले, बिल्कुल उसी तरह जैसे तमिलनाडु विधानसभा ने इसको पारित किया है। आज उसी का एडजर्नमेंट नोटिस, स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है पीडीपी ने, यानी, और इसको लेकर वहां पर एक बार फिर विधानसभा में काफी हंगामा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने वालों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में अब जनता दल यूनाइटेड के नेता भी पहुंच रहे हैं। हाजी परवेज पहुंचे हुए हैं वहां पर और उन्होंने भी एक याचिका दाखिल की है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन सुनवाई के लिए तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट। इस पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दाखिल की है याचिका। कई राजनीतिक दलों की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, आरजेडी की ओर से और अब जेडीयू के नेताओं की तरफ से भी दायर की जा रही है। तो यह पूरा मुद्दा जो वक्फ संशोधन कानून का है, कानून बन भले गया है लेकिन सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है और उसको लेकर एक जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है, सड़कों पर भी दिख रहा है और राज्यों की विधानसभाओं में भी। तमिलनाडु के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसको लेकर हंगामा हो रहा है। स्पीकर ने हालांकि अनुमति नहीं दी, कल भी नहीं दी और आज भी नहीं दी चर्चा कराने की। और ये जो प्रस्ताव लाया जा रहा है कि इसको वापस लिया जाए, एक विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया जाए सरकार से अनुरोध करते हुए कि वक्फ कानून मुसलमानों के हित में नहीं है, इसलिए इसको वापस लिया जाए। लेकिन उस प्रस्ताव पर चर्चा की और उस पर वोटिंग की अनुमति नहीं दी स्पीकर ने, इसीलिए विवाद हुआ है। तो इस पूरे मुद्दे पर एक जबरदस्त तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में विवाद चल रहा है। ये हम देख रहे हैं, ये आज के दृश्य हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में। कल भी हमने देखा था किस तरह से यही सीन दिखाई पड़ा था, आज भी यही स्थिति है। कल कई बार एडजर्न करनी पड़ी सदन की कार्यवाही और आज भी करनी पड़ी है। इसको लेकर लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा बरपा हुआ है। वहीद पारा है, पीडीपी के विधायक हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं और क्या मांग है जम्मू कश्मीर के अलग अलग पार्टियों के विधायकों की, बीजेपी के विधायकों को छोड़कर। और बीजेपी के विधायक जब वहां पर विरोध कर रहे हैं तो दोनों के बीच में, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष, बीजेपी वहां विपक्ष में है और यह मांग सत्ता पक्ष की भी है, पीडीपी सत्ता पक्ष में शामिल नहीं है लेकिन उसकी भी मांग है। तो दोनों ही पक्षों के विधायकों में वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो पक्ष और विपक्ष वहां बना हुआ है उस पर जबरदस्त विवाद हुआ है, टकराव की स्थिति बनी है। सुनते हैं पीडीपी नेता वहीद पारा इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। वो मोर देन 70 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों की बात हो हाउस में। उन्होंने हमें खाली लैंड, ट्रेन और मकान के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने बिजली के पोल के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने हमें भेजा है हम यहाँ मुसलमानों की बात कर सके, हम यहाँ के राइट्स की बात कर सके। आई थिंक हमने आज एक रेजोल्यूशन लाया था कल हंगामे के बाद, विच इज़ अगेंस्ट द अमेंडमेंट्स ब्रॉट इन द वक्फ बिल। ये हमारे मजहब का मसला है, मस्जिदों का है, दरगाहों का है, ज़ियारतों का है, कब्रिस्तानों का है। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्पीकर, ये असेंबली, ये हुकूमत 60 MLA है मुसलमान यहाँ पर, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है जो कल रेड कारपेट कर रहे थे केरल रिजू का, वो टेबल द बिल। दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर बीजेपी एंड ऑन देयर एजेंडा, नॉट जस्ट दे आर नॉर्मलाइजिंग 370, they are normalizing the anti-Muslim bill which has been bought by BJP government.
और अनफॉर्चुनेटली हमने जब बात की, रेजोल्यूशन दिया, कल भी गायब हुआ। आज जब हमने रेजोल्यूशन दिया तो हमें मार्शल आउट किया गया। दे आर कम्प्लीटली हेल्पिंग बीजेपी एंड वर्किंग ऑन देयर एजेंडा। शोर कर रहे हैं, असेंबली का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा चला रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी खामोश है, खुश है, तमाशा देख रही है। बिकॉज द स्पीकर इज सेइंग, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, ये कहते हैं कि हम इस पर रेजोल्यूशन ला ही नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते? What is stopping? There is no law that stops J&K Assembly to bring 60 MLAs cannot bring a one resolution against Waqf Amendment Bill. तो आज इस असेंबली ने 24 करोड़ मुसलमानों को, पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान में जो लोग हैं, उनको नजर थी। कर्नाटका हैज बॉट अ रेजोल्यूशन, तमिलनाडु हैज बॉट अ रेजोल्यूशन, टीएमसी के लोग बात कर रहे हैं, मोहा मोहित्रा जी बात करती है, पंजाब के सरदार मेंबर पार्लियामेंट साहब बात करते हैं। The Hindus in the country are speaking against this amendment bill. But the Muslim majority state, Muslim chief minister, Muslim government, जिनके 60 MLA हैं, they are refusing to bring a resolution against the Waqf amendment. So you are surrendering. This is not just surrender on issues of identity and Kashmir, but this is also surrender on the issues of faith. You are giving up on your religious identity. इनको शर्म आ रही है मुसलमान की बात करने में, मुसलमान होने में। आज इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब को टुलिप गार्डन में होना चाहिए था, हाउस में होना चाहिए था। दिस इज द मोस्ट प्रीशियस इशू फॉर इंडियन मुस्लिम्स, दैट गवर्नमेंट इज सीजिंग कंट्रोल ऑफ आवर मॉस्क, सीजिंग कंट्रोल ऑफ आवर ज़ियारत्स, आवर दरगाहs, आवर ग्रेवयार्ड्स। तो हमारी जो रिलीजियस लेगेसी है उस पर दावा है, और यहाँ की असेंबली तमाशा थोड़ी कर सकती है। They need to bring a resolution and send out a message that we are not in favor of this bill. Clearly, we are not in favor. That's all. इन्होंने मार्शल आउट किया हमें। तो मांग हो रही है कि वहां रिजोल्यूशन पास हो, प्रस्ताव पारित हो कि हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और सरकार से इसको वापस लेने संबंधी प्रस्ताव पारित हो, जैसे तमिलनाडु में असेंबली ने वहां पर पारित किया है। तो ये जम्मू कश्मीर में वहां पर विधायकों की मांग है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस पर नोटिस दिया था, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच में भी टकराव हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने भी मांग की है कि यह प्रस्ताव पारित किया जाए जम्मू कश्मीर विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी जरूर उसका विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता विरोध में खड़े हुए, और दोनों अलग अलग पार्टियों के विधायकों के बीच में, चूंकि सभी पार्टियों के विधायक अपनी अपनी मांग को लेकर वेल में आ गए, और इसके लिए वहां पर एक हंगामे वाली स्थिति, विवाद की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है, बार बार बनती दिखाई पड़ रही है। इसको लेकर, यानी वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक अजीब स्थिति बनी है। लेकिन स्पीकर अभी उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं कि यह प्रस्ताव लाया जाए या नहीं लाया जाए। पर दूसरे राज्यों की विधानसभाओं ने, तमिलनाडु ने इसको पारित किया है, और इसीलिए वहां के विधायक भी मांग कर रहे हैं कि यह सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायकों वाली विधानसभा है जम्मू कश्मीर, यहां तो जरूर वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड में जो टकराव बना हुआ है, बिखराव की स्थिति बनी हुई है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जेडीयू में तो टकराव की स्थिति लगातार बढ़ ही रही है। साथ ही अब खबरें ये भी आ रही हैं कि एलजेपी, आरएलडी, इनमें भी वो टकराव देखने को मिल रहा है। लगातार एलजेपी के लोग, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसमें भी अब इस्तीफों की झड़ी लग गई है। आरएलडी में भी अब इस्तीफे लगातार हो रहे हैं। हालांकि अभी आरएलडी के महासचिव हैं पार्टी के, उनका बयान ये आया है कि ये सारी अफवाहें हैं और कोई भी इस्तीफा नहीं दे रहा है, पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इसी तरह का बयान तो जेडीयू का भी आया था। तो ये तो खैर जग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, लेकिन उसमें सवालों के जवाब तक नहीं लिए जी। और ये साफ हो गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि दबाव में जबरदस्ती उनको बिठाया गया था, मुस्लिम नेताओं को, कि आप जाइए और आप अगर कुछ बोलेंगे तो मुस्लिमों को उस पर भरोसा होगा, क्योंकि आप मुस्लिम चेहरा हैं पार्टी का। लेकिन सवाल जब उनसे पूछे गए तो मुस्लिम नेता ही उसका जवाब नहीं दे पाए, तो मुस्लिम समुदाय को साधने की तो बात ही पैदा नहीं होती यहाँ पर। तो ये सारी चीजें बता रही है कि जेडीयू के अंदर बिखराव, और सिर्फ जेडीयू ही नहीं, अब जो वक्फ बिल का समर्थन कर दिया है एनडीए के सहयोगियों ने, अब उनके लिए आगे बहुत ज्यादा चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। और अब उनके सामने एक बड़ी मजबूरी, सभी चार दलों की हम प्रमुखता से यहां पर बात करेंगे, क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं, ये टीडीपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की एलजेपी है, और इधर आरएलडी है जयंत चौधरी की। ये चारों पार्टियां बड़ी पार्टियां और सभी का आधार है। अगर हम आरएलडी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में एक अच्छा आधार है इनका, जाट और मुस्लिम समुदाय पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं ये। वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें तो बिहार में उभरता हुआ चेहरा है। अगर स्ट्राइक रेट 100% का रहा उनका लोकसभा चुनाव के दौरान, तो अच्छा खासा उनका भी
कह सकते हैं आधार है। और नीतीश कुमार को तो सब जानते ही हैं, और टीडीपी तो सबसे बड़ी पार्टी है अगर हम आज के समय में लोकसभा के आधार पर देखें, और केंद्र में सरकार है तो सबसे ज्यादा सांसद उन्हीं के पास हैं। सबसे बड़ी बैसाखी और सबसे मजबूत बैसाखी वही है बीजेपी की। तो यहाँ पर लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो गठबंधन है वो इनके लिए मजबूरी बनता जा रहा है और मुसीबत पैदा कर रहा है इन सभी पार्टियों के लिए। तो अब ये देखने को भी लग रहा है, और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में या तो ये चारों पार्टियां अपने मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके छिटकने के डर से, या तो ये इनसे दूरी बनाएंगी, एनडीए से दूर हो सकती हैं, अपना आधार भी बचाना है, अपनी राजनीति बचानी है, अपना भविष्य बचाना है, या फिर ये दबाव बनाएंगे कि सरकार जिस तरह से कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर हुई थी मोदी सरकार, उसी तरह से शायद वक्फ बिल को वापस लेने के लिए इन पर दबाव बनाया जा सकता है। बिल्कुल, इसीलिए जो तमाम संगठन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तमाम राजनीतिक दल हैं और अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में जिस तरह से इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, वापस लेने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, वो एक बड़ा दबाव बनता दिखाई पड़ रहा है सरकार के ऊपर। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन भी इस मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। पीडीपी ने एक फ्रेश नोटिस दिया है कि इसको एक अब इस विधेयक को एक प्रस्ताव पारित किया जाए विधानसभा में और सरकार से अपील की जाए कि इस कानून को वापस लिया जाए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन कहते हैं कि उनकी पार्टी भी यही चाहती है कि इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया जाए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहां के सभी लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। एक बार सुनेंगे सज्जाद लोन क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन इस मुद्दे पर जबरदस्त विवाद हो रहा है। सज्जाद लोन को सुनते हैं, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता। और सलमान सागर का भी काफी आपस में तू मैं हुई, क्या इशू था? देखिए मेरी बात सुनिए, हम भी चाहते हैं कि रेजोल्यूशन हो, बिकॉज J&K is the only Muslim majority province in the entire country. The Muslims of India deserve that a strong message goes from here. लेकिन उसके लिए स्पीकर साहब नहीं मान रहे हैं। स्पीकर साहब को मैंने नहीं रखा है वहां, स्पीकर साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में इलेक्ट किया है। अगर वो सीरियस हैं, वो नो कॉन्फिडेंस लाएं, उनको रिमूव करें, नए स्पीकर साहब को लाएं जो अलाउ करेगा। बारिंग शॉर्ट ऑफ दैट देयर इज नो अदर सोल्यूशन, यही एक सोल्यूशन है। If they don't remove him, then they are hand in glove, then it is a theater. If they remove him, then they mean. आप डिमांड करेंगे नो? मैं डिमांड कुछ नहीं कर रहा हूं। The onus of proving कि ये ड्रामा नहीं है, हकीकत है, उसको रिमूव करें, नए को लाएं जो अलाउ करेगा, वरना तो सब झूठ है। स्पीकर इनका, ये उनके, पार्टी एक है, सब कुछ एक है, कौन किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो आपका क्या स्टैंड है इसमें? वक्त यार बोला ना यार, वक्त का हम इस बिल के खिलाफ हैं, टोटल खिलाफ हैं। ये मुसलमानों के अफेयर्स में इंटरफेरेंस। तो आपने टूलिप कर रहे थे? टूलिप गार्डन इसलिए बोला कि जिन्होंने ये बिल लाई है, प्रेजेंट की है पार्लियामेंट, उनका नाम रिजू साहब जो यूनियन मिनिस्टर है, उसके साथ कल सैर सपाटा हो रहा था, बाई वन गेट वन फ्री था। उमर साहब तो सीएम थे ही थे, फादर भी साथ थे। तो ये तो इट वॉज वेरी बैड ऑप्टिक्स। यू कांट डू दिस। यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे और वहां उनके साथ सैर सपाटे कर रहे हैं। तो सज्जाद लोन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता और कह रहे हैं कि बिल्कुल ये बिल इस संबंध में प्रस्ताव पारित होना चाहिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में। सबसे जो मुस्लिम बाहुल्य वाला है और सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक जहां पर उस विधानसभा में है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो आलोचना भी कर रहे हैं कि वो चाह तो रही कि प्रस्ताव पारित, और उसी पार्टी के ओर से चुने गए जो स्पीकर हैं वो मना कर रहे हैं। तो आप पहले स्पीकर को हटाइए, उस स्पीकर को लाइए जो इस पर चर्चा की अनुमति दे और प्रस्ताव लाने की अनुमति दे। जी बिल्कुल, एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन किसका विरोध कर रहा है, और ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कल तक बीजेपी विधायकों के साथ इस तरह की खबरें आ रही थी, यहां तक कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं उनके साथ धक्का मुक्की भी खबरें भी आई बीजेपी विधायक और इनके बीच में। तो वहां पर समझ में आ रहा था कि विपक्ष की पार्टी है और बीजेपी, क्योंकि साफ है कि केंद्र की सत्ता में बीजेपी है और मुस्लिम विरोधी मानसिकता है उसकी, तो वो इस बिल के समर्थन में वहां बोलेगी। लेकिन उसके अलावा चाहे वो पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दूसरी और तमाम अगर वहां कोई दल हैं, तो वो आपस में क्यों भिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आज जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विधायक आपस में एक दूसरे के खिलाफ और विरोध जताते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से अभी हम कांग्रेस विधायक को सुन रहे थे और उन्होंने यही बोला कि ये समझ नहीं आ रहा है प्रोटेस्ट कौन कर रहा है और किसके खिलाफ कर रहा है, कौन किसका विरोध कर रहा है, पहले ये चीज साफ होनी चाहिए, और इसी वजह से क्लियरिटी नहीं आ रही है। वहीं दूसरी बात, अगर नेशनल
नेशनल कॉन्फ्रेंस की जाए तो अभी पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला काफी ज्यादा जब अभी अमित शाह पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर दौरे पर, आज भी जम्मू कश्मीर में ही है, तो जिस तरह से उनका स्वागत किया गया उसको लेकर उमर अब्दुल्ला पे भी सवाल उठे हैं। तो यहाँ पर अभी कांग्रेस का जो सवाल है वो जायज है और इस तरह से पूछना उनका कि चल क्या रहा है। स्पीकर इस पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन स्पीकर इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं और अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उनको हटाना चाहिए। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं सज्जाद लोन, और वो यही कह रहे हैं कि आखिर अगर वो प्रस्ताव लाना है तो फिर स्पीकर नहीं उसकी अनुमति दे रहे हैं तो आप स्पीकर को हटाइए और दूसरा स्पीकर लाइए, क्योंकि आपके पास बहुमत है, आप स्पीकर को हटा सकते हैं। लेकिन इसको लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी इसके पक्ष में है। कांग्रेस के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं निजामुद्दीन भट्ट, उनको भी सुनते हैं उनका क्या कहना है। लेकिन इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर फंसती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वो अगर उसने सबसे पहले मांग की कि इसका प्रस्ताव लाया जाए, स्पीकर ने उसको खारिज कर दिया, तो अब अगर सज्जाद लोन ये कह रहे हैं तो एक बड़ी चुनौती उनके सामने पेश कर रहे हैं कि आखिर स्पीकर को आप हटाते क्यों नहीं है अगर स्पीकर उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि जम्मू कश्मीर कोई अकेली विधानसभा हो जो ये प्रस्ताव ला रही है और पारित कर रही है, और दूसरे राज्य इसको इस तरह का प्रस्ताव पारित कर चुके हैं जो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ है। तो सुन लेते हैं निजामुद्दीन भट्ट, कांग्रेस के नेता, वो क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आशा आज है कि स्पीकर साहब कंडक्ट करेंगे हाउस को अच्छे तरीके से, और जो मुख्तलिफ पार्टियों के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं वो भी देखेंगे कि नॉर्मल बिजनेस तरीके से चले। हर एक का व्यू पॉइंट कुछ न कुछ होता ही है, वो व्यू पॉइंट तभी असेंबली के सामने या लोगों के सामने रखा जाएगा जब वहाँ बिजनेस कंडक्ट हो पीसफुली। तो आशा करते हैं दिस विल बी ए पीसफुल डे, और इसमें कई इम्पोर्टेंट विषय आने हैं, बिल्स हैं, कॉल अटेंशंस हैं और हाफ एन आवर डिस्कशन है। अच्छे विषय हैं। वक़्फ़ का भी जिक्र हो सकता है, कोई ना कोई करे, वी डोंट नो 90 मेंबरान है, कौन क्या सोचता होगा, आएंगे, आदर है, हक है, उनका अधिकार है। हाँ, कल तो एक ही चीज गलत हुई जो रीजनल और रिलीजियस लाइन्स पे कुछ डिवीजन सा देखने को मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता बाकी जो चीजें हैं, हमारा वक्फ के खिलाफ विरोध है, विरोध रहेगा, चाहे कोर्ट में जाना पड़े, चाहे कल को हमारी सरकार आए कांग्रेस की, तब तक अगर नहीं हो पाता है कुछ रिड्रेसल, कांग्रेस इज कमिटेड, अगर कल को उनकी सरकार आती है दे विल फर्दर अमेंड दिस लॉ। सर, दूसरा होम मिनिस्टर यहाँ जम्मू कश्मीर में है, कल वो कश्मीर पहुंचे, वहाँ जो मार्टिर हुमायूं है उनके घर पे भी अच्छी बात है, ह्यूमन टच था उनके विजिट में। वो हर एक के जो सफरर्स है, जिनको दुख पहुंचा है, जिनके अजीज इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके घर गया, ये इंसानी एक फर्ज है और उनकी बहैसियत होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी है। आज स्क्रूटनी रिव्यू मीटिंग भी है, किस तरह देखते हैं? हम उम्मीद करेंगे कि वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेके तमाम सेंसिटिविटीज को नजर में रखे, टेररिज्म पे जो भी फैसले वो करेंगे, लेकिन जिस पैरामीटर्स में जो यहाँ लोगों की इच्छाएं आशाएं हैं उनको देख के। तो वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो आप साइड में विजुअल्स देख रहे हैं वो वहीं के हैं और आज के हैं। इसी तरह के विजुअल्स कल भी रहे और कई बार सदन की कार्यवाही वहां स्थगित करनी पड़ी। आज भी जो दिखाई पड़ रहा है उसको देखते हुए लगता नहीं कि विधानसभा वहां चल पाएगी और स्पीकर पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने उस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दी। आज एक फ्रेश नोटिस दिया गया है, लेकिन उस पर भी चर्चा की अनुमति नहीं दी गई है और यह नोटिस दी गई है पीडीपी की तरफ से। तो इसको लेकर जम्मू कश्मीर में यानी वक्फ कानून को लेकर वहां पर एक भारी विरोध देखने को मिल रहा है सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर। और इधर जो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली जो 14 से ज्यादा याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को भी तैयार हो गया है। कब उसकी सुनवाई होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जो राजनीतिक नुकसान देखने को मिल रहा है वो दिखाई पड़ रहा है जनता दल यूनाइटेड को। और जनता दल यूनाइटेड में पार्टी के कई नेता लगा
लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और अब उसकी पार्टी के नेता भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर सरकार पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। और वहीं अब एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज से 2 दिन की जो राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ है कांग्रेस पार्टी का, इस समय वहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यानी CWC की बैठक चल रही है, महत्वपूर्ण बैठक है और उसमें इस वक्फ संशोधन कानून पर भी एक प्रस्ताव लाने की वहां पर संभावना जताई जा रही है। कई प्रस्ताव पारित होने हैं, महत्वपूर्ण बैठक है। लंबे समय के बाद यह बैठक हो रही है, लगभग 64 साल के बाद। गुजरात स्टेट में बैठक तो होती रहती है, लेकिन गुजरात स्टेट में और गुजरात में उस समय यह बैठक हो रही है जब कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक स्थिति वहां बहुत कमजोर है। महज 17 विधायक उसके पास हैं। एक समय में लंबे समय तक लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, बहुमत की सरकार होती थी और रिकॉर्ड बहुमत भी कांग्रेस पार्टी का ही अभी तक है, अभी तक वो टूटा भी नहीं है। लेकिन पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार नहीं है। उस स्थिति में ये उसकी जो ये मीटिंग हो रही है बहुत मायने रखती है। इसको लेकर बहुत सारी तैयारियां भी हैं। कांग्रेस के तमाम नेता हैं, उनके हम बयान आपको सुनवाएंगे, किस तरीके से उसको लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं, उम्मीदें जताई जा रही हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों जिस तरह से गुजरात में ही अपने भाषणों में जिक्र किया था, पार्टी के नेताओं का जिक्र किया था, उसको देखते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। मीरा कुमार कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी रही हैं। उनको सुनते हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, क्या कह रही हैं। बड़ी संख्या में डेलीगेट्स, 1700 से ज्यादा कांग्रेस के प्रतिनिधि वहां पहुंचे हुए हैं देश भर से और उसमें जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी हैं राज्यों के जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी CMs हैं। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी हैं वो लोग वहां पहुंचे हुए हैं। कई प्रस्ताव पारित होने हैं इस बैठक में, महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले जो तमाम राजनीतिक जो समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, कांग्रेस को अपनी कैसी रणनीति बनानी है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो सुनते हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार क्या कह रही हैं। इस बैठक को लेकर वहां पर लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया है, कितना उत्साह है। सबसे पहले तो मैं गुजरात के इस भूमि को नमन करती हूँ। ये महात्मा गांधी की जन्मस्थली है और यहाँ पर के जितने लोग हैं उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। कांग्रेस को मजबूती दी है गुजरात ने और अब फिर कांग्रेस को यहाँ पर मजबूती देगी गुजरात की जनता। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं। उनका कहना है कि बहुत महत्व है गुजरात का कांग्रेस पार्टी के लिए। गांधी जी वहीं से आते थे और संयोग की बात है कि 1924 में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हालांकि वो अधिवेशन जो हुआ था वो बेलगाम में हुआ था, कर्नाटक में। वहां भी पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने एक अपना अधिवेशन किया था दिसंबर में। तो उस बहुत सारे मायने हैं और कांग्रेस में वहां से एक मजबूती का संदेश देना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, भारतीय जनता पार्टी, उसकी ताकत का जो केंद्र है वो भी गुजरात है। जी बिल्कुल। और इसीलिए देखा जा रहा है कि जब कांग्रेस को अब लग रहा है कि पिछले दिनों जो चुनाव हुए उसमें जिस तरह माना जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, खासकर हरियाणा में ये माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस की हर हाल में जीत होने वाली है, लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा। हालांकि उसके पीछे की कई वजहें निकल कर आई हैं और जिस तरह से कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया है, साफ है कि कहीं ना कहीं आरोप यही है कि ईवीएम और चुनाव आयोग की चलते ये सब जो वहां पर जो इलेक्शन के नतीजे आए वो नतीजे गलत थे। लेकिन अब कांग्रेस ने ये सोच लिया है और ये समझ लिया है कि उसके अगर उसे बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाना है या बीजेपी को कमजोर करना है तो सबसे पहले उसको गुजरात जाना होगा और गुजरात में उसको जाकर काम करना होगा।
तब जाकर शायद कहीं बीजेपी की कमजोरी, मतलब ये कहते हैं कि जड़ों में जाना है। और अमित शाह और मोदी, जो पीएम मोदी हैं, इनका डेफिनेटली गृह राज्य है और वहीं से ही वो लोग निकले हैं। और जिस तरह से पूरे देश में अभी चल रहा है, बीजेपी जो मजबूत है, तो उसके लिए गुजरात पर फोकस करना जरूरी है। और यही वजह है कि आप देखिए पिछले दिनों से लगातार कोशिश की जा रही है गुजरात में खुद को मजबूत करने की। और अभी आपने ही बताया कि दिसंबर में एक कार्यक्रम किया गया था और अब 64 साल बाद अधिवेशन के लिए अगर गुजरात को चुना गया है, तो इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि गुजरात से खुद को मजबूत करके उसके बाद दूसरे राज्यों पर फिर फोकस करेगी कांग्रेस। और आप जानते हैं कि अभी जब 2027 में चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं उसकी भी एक वजह है कि अभी से ही गुजरात पर फोकस किया जा रहा है। और कांग्रेस ये भी बताना चाहती है, लंबे समय तक जब तक नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री हैं, तो एक गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी। अब उस गुजरात मॉडल की चर्चा बिल्कुल नहीं होती और कांग्रेस पार्टी इस बात को भी लोगों के सामने रखने की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, अब चर्चा ज्यादातर वैसे योगी मॉडल की होती है और इसके चलते भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी बिखराव है। केशव प्रसाद मौर्य हुए या तमाम दूसरे बड़े नेता हैं, खबरें ये भी चलती हैं कि योगी और मोदी के बीच भी तनातनी, बहुत सारी खबरें चलती है। लेकिन फिलहाल गुजरात मॉडल जिसके दम पर, जैसे कि आपने कहा कि पीएम बने और जिस तरह से मोदी की लोकप्रियता बढ़ी और मोदी को पूरे देश ने चुना, तो वो गुजरात मॉडल अब गायब हो चुका है और उसी को उजागर करने की भी एक कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। और ये जरूरी है कि पीएम मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है और जिस तरह से वो मजबूत है, उसके लिए जरूरी है कि पहले गुजरात में जाकर गुजरात की जनता की जो परेशानियां हैं, मतलब वो खुश थे, इसलिए कहीं ना कहीं पूरे देश में ये बताया गया कि देखिए पीएम मोदी जब सीएम थे तो गुजरात का कितना विकास हुआ और उसी को दिखाकर देश के सत्ता में पीएम मोदी आए। और मोदी कितना एक्चुअली कितना विकास हुआ है वो बताने की जरूरत है, जिसको कई बार कांग्रेस पार्टी बताती भी है। और गुजरात में सम्मेलन जब कर रही है तो निश्चित तौर पर यह बताना भी उसका मकसद होगा। जब प्रस्ताव पारित होंगे तो उनमें और नेताओं के बयान आएंगे तो उनसे पता लगेगा। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के नेता उत्साहित हैं और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार बहुत ही डायनेमिक नेता हैं। उनका कहना है कि यह सम्मेलन, यानी जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट होगा। कैसे होगा, सुनते हैं क्या कहा है डीके शिवकुमार ने। We have conducting a historic AICC session in Belgaum. We decided that this year will be a year of organization. So under the presidentship of Mr. Mallikarjun Kharge and the leadership of Rahul Gandhi, we want to revamp the entire country's organization. So we all are at it. We want to give more strength to the cadres of the party from the district level, the block level and all. So new strategy is being worked out. We are going to discuss. Now we had a meeting of all the DCC presidents in Delhi. Lot of leaders have given various suggestions. Now we are going to discuss on the suggestions, and it will be a turning point for the Congress party in the future. So this is a place of Mahatma Gandhi ji. We are celebrating 100 years of Mahatma Gandhi ji's leadership in the Congress party, and who gave us freedom for this country. BJP protest Dana Cross rally. BJP protest for Dana Cross rally. तो कई सारे मौके हैं, कई सारी घटनाएं हैं जिनको याद करने का भी समय है और इसलिए गुजरात में ये हो रहा है। महात्मा गांधी भी गुजरात से आते थे और उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने की एक ही बार वो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे 1924 में, और उसकी 100वीं वर्षगांठ है। ये भी एक महत्वपूर्ण मौका है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं और कांग्रेस के नेता इसको लेकर उत्साहित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, या कह लीजिए कि समय भारतीय जनता पार्टी की ताकत का केंद्र है, वो दोनों नेता भी गुजरात से आते हैं। जी बिल्कुल, और यही वजह है, जैसे कि हम लगातार बात कर ही रहे हैं, कि जरूरी है, ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों की जोड़ी है। इस वजह से लोग, यहाँ तक कि बीजेपी के अंदर भी इसको लेकर एक गुस्सा है। बीजेपी के नेता भी कई तरह से इस पे गुस्सा है क्योंकि दोनों आपस में फैसले लेते हैं और वो सिर्फ सुना दिए जाते हैं। आरएसएस भी कहीं ना कहीं इस वजह से नाराज है और पिछले दिनों चर्चा ये भी चली है कि पीएम मोदी को हटाना चाहती है। अब वो उनके विकल्प पर विचार कर रही है। संजय राउत
राउत ने और तमाम बड़े नेताओं ने इसको लेकर दावे भी किए कि अभी लगा तुरंत पीएम मोदी जो 30 मार्च को पहुंचे वहां पर, तो इसके पीछे की बड़ी वजह यही है, जबकि अभी तक वो एक भी बार कभी मुख्यालय नहीं गए थे। तो ये सारी चीजें हैं और इसी को लेकर अब कांग्रेस भी उसी पर अटैक कर रही है। मतलब जरूरी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कमजोर करना, और अगर ये कमजोर होंगे तो बीजेपी अपने आप कमजोर हो जाएगी। और इसीलिए और गुजरात में भी कांग्रेस को करारा झटका लगा है। आप जानती हैं कि अगर हम 2022 चुनाव से पहले के चुनाव की बात करें तो उस वक्त पटेल आंदोलन जिस तरह से बहुत तेजी से उठ रहा था और ये वो बहुत अच्छा मौका था कांग्रेस के लिए, और उस बार कांग्रेस ने बहुत कड़ी टक्कर भी दी थी। लेकिन किसी वजह से अंदरूनी कलह पार्टी की और संगठन में कहीं ना कहीं मजबूती नहीं थी जमीनी स्तर पर, उसका असर ये हुआ कि कांग्रेस जीत नहीं पाई बस, लेकिन टक्कर बहुत अच्छी दी थी और ये तय माना जा रहा था कि उस के चलते कांग्रेस इस बार जीतेगी और पिछले कई सालों से जो मतलब किला जो मजबूत है उसको ढहा देगी। बिल्कुल, वो 2017 का विधानसभा चुनाव निश्चित तौर पर, और ये कहा गया उस समय भी बड़े आरोप लगे कि ये चुनाव आयोग ने जिताया है, चूंकि जिस तरह का माहौल था। हालांकि 77 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और जबरदस्त टक्कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी भी 100 के नीचे आ गई थी, 99 सीटें। लेकिन जो अभी पिछला विधानसभा के चुनाव हुए हैं 2022 में, उसमें कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ। उस पे सिर्फ 17 विधायक उसके जीत पाए। तो कांग्रेस पार्टी गुजरात में इस समय उसकी जो सबसे कमजोर स्थिति में, राजनीतिक तौर पर वो अपने सबसे कमजोर स्थिति में है, और इस समय वहां पर यह सम्मेलन करना बहुत मायने रखता है। और ये सुनते हैं कांग्रेस पार्टी की नेता हैं मुमताज पटेल, वो क्या कह रही हैं और इसका मकसद क्या है, क्यों गुजरात में इस अधिवेशन को रखा गया है, क्या इसमें उम्मीदें जताई जा रही हैं, उसके बारे में कह रही हैं मुमताज पटेल। सुनते हैं मुमताज पटेल को। संदेश भेज रही है कांग्रेस पार्टी। गुजरात से शुरुआत है कांग्रेस की रिवाइवल का, और राहुल जी ने जो कहा था कि भाजपा का जो घर है, गढ़ है, वहीं पे उनका घमंड, वहीं से तोड़ेंगे। तो मेरे पिता अहमद पटेल जी को हम बिल्कुल मिस कर रहे हैं, क्योंकि 6 दशक बाद यहाँ इस तरीके की बैठक CWC की हो रही है। पर नई उम्मीद, नया जोश, बड़ा उत्साह है सबके बीच में। लोगों तक एक संदेश पहुँचा रहे कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। बस यही हमारा संदेश है। तो मुमताज पटेल कांग्रेस पार्टी की नेता हैं और बहुत एक कांग्रेस पार्टी की पहचान हुआ करते थे, अब नहीं है। अहमद पटेल कांग्रेस के बड़े नेता थे, पावरफुल नेता थे, और गुजरात में वो माना जाता था कि सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के जो नेता थे उनके दौर के, उसमें से वो एक थे। उनकी बेटी हैं और उनको भी उम्मीद है कि किस तरह से यहाँ गुजरात में जो बीजेपी का गढ़ बना हुआ है वहां से उसको चुनौती दी जाएगी। और अंशिता, जो राहुल गांधी का वो बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि हमने अयोध्या जीता, हमने अयोध्या में बीजेपी को हराया है, हम गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे। और बहुत उनका एक और बयान चर्चित हुआ था, अपनी ही पार्टी के नेताओं को टारगेट करके उन्होंने जो गुजरात में कहा था कि जिसको जाना है वो जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को, इन सारी परिस्थितियों में भी ये अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में भी एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस के नहीं रहते। जी बिल्कुल, और ये देखा जा रहा है लगातार कि अगर कांग्रेस ये भी नहीं है, मतलब उन्होंने ये तो कहा ही था कि जिसे जाना है वो चला जाए। इससे पहले कई बार तंज भी कसा गया है कि अब बीजेपी के अंदर ज्यादा तो कांग्रेसी हैं, मतलब बीजेपी पूरी तरह कांग्रेसी हो चुकी है, क्योंकि इधर के और सामने है ये, अगर हिमंता बिस्वा शर्मा और कई ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े बड़े नेता हैं, और इसको लेकर कांग्रेस कई बार तंज कस चुकी है। और गुजरात में भी ये बात कही थी राहुल गांधी ने, और पिछले दिनों भी जितने भी कार्यक्रम राहुल गांधी संबोधित करते रहे उसमें उन्होंने खुलकर ये बात कही है कि जो जाना चाहता है वो जा सकता है, और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो दिल से कांग्रेसी हो, जो कांग्रेस के लिए सोचे। ये नहीं कि वो यहाँ हैं और सोच उनके लिए रहे या रहकर यहाँ पर काम उनके लिए कर रहे हैं, पार्टी को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये अभी नहीं, पहले भी जब गुलाम नबी आजाद वगैरह जब नाराज हुए थे या उस समय जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, तब भी इस तरह के बयान पार्टी की तरफ से दिए गए थे, चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या और बड़े दिग्गज नेता हो, उनकी तरफ से यही कहा
कहा गया था कि जो जाना चाहता है वो जाए, लेकिन जो यहाँ है वो मजबूती से काम करें, और ये बात पर रहकर, और इसका असर भी देखने को मिला है। भले ही ये देखा जा रहा है कि पार्टी में जब भी चुनाव होते हैं तो थोड़ा बिखराव देखने को मिलता है, दल बदल भी होते हैं, लेकिन कांग्रेस में जब से राहुल गांधी ने कमान संभाली है, या राहुल गांधी ने खुलकर इस बात को बोला है कि जाने वाले जा सकते हैं, उसके बाद से पार्टी और मजबूती की तरफ जा रही है। क्योंकि लोग छोड़ भले ही रहे हैं, लेकिन जो हैं वो अब और ज्यादा मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी संगठन के स्तर पर जो देखा जा रहा था कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, राहुल गांधी अब जमीन पर उतरकर जिस तरह से एलओपी के तौर पर वो जनता के बीच जाकर जनता की मुश्किलें समझ रहे हैं, उसी तरह से वो अपनी पार्टी को भी जमीन पर उतरकर ही मजबूत कर रहे हैं। और जिला अध्यक्षों के साथ जो पिछले दिनों उनकी मीटिंगें हुई, ये उसका एक उदाहरण है, और उसके आधार पर देखा जा रहा है कि पार्टी मजबूत ग्राउंड रूट के लोगों से बात करते हैं और अपनी पार्टी में भी जो ग्राउंड लेवल के नेता हैं उनसे भी संवाद करने की कोशिश करते हैं। इन सब का नतीजा है कि एक जो पार्टी को मजबूती मिली है, जिस तरीके से उन्होंने यात्रा निकाली थी और भारत जोड़ो यात्रा थी, उसको जो एक फायदा मिला पार्टी को, ये सारी चीजें हैं। और उसमें इन परिस्थितियों में अब गुजरात में जब ये अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, तो इसका भी अपना एक अलग महत्व है। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल क्या कहते हैं, गुजरात में क्यों अधिवेशन हो रहा है, गुजरात के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सुनते हैं शक्ति सिंह गोहिल को। राहुल गांधी अकेले जाते हैं, पदयात्रा करते हैं, गुजरात में अधिवेशन है, इंडिया अलायंस का एक फॉर्मेशन है और कांग्रेस लगातार खुद मजबूत होने की कोशिश करती दिख रही है। इसका असर क्या आपको लगता नहीं है इंडिया ब्लॉक पर पड़ेगा जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस खुद को मजबूत करेगी? देखिए, हमारा अलायंस है और एक सोच आइडियोलॉजी के साथ का अलायंस है। अभी आपने देखा होगा जो वोटिंग हुई राज्यसभा में, लोकसभा में, इंडिया अलायंस के नंबर से भी ज्यादा नंबर हमें मिले। तो नेशनल लेवल पे तगड़ा अलायंस है। हर स्टेट का अपना एक सिचुएशन होता है। लोकल लेवल पे जो सिचुएशन को देखते हुए इंडिया अलायंस का भी ये बात जरूर हुई है कि आपका लोकल कहीं जो है वो लीडरशिप लोकल लेवल पे तय करती है। नेशनल लेवल पे जो अलायंस है वो मजबूत अलायंस है और रहेगा। अच्छा, आपने सवाल खुद उठा दिया। गुजरात में जब स्टेट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन होना है, तो कांग्रेस अकेले चलेगी या यहाँ भी अलायंस का फॉर्मेशन कुछ होगा? क्योंकि पिछले चुनाव में केजरीवाल साहब थे यहाँ पर, दिल्ली चुनाव में वो आपके साथ नहीं थे। फिर साथ आएंगे या वो अकेले डगर पे चलेंगे, आप अकेले चलेंगे? मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई भविष्यवेता नहीं हूँ और ना मैं भविष्यवाणी करता हूँ। जब वक्त आएगा आपके कैमरे को बुलाया जाएगा, एएनआई को हम बुला के कहेंगे कि हम ये कर रहे हैं। उनके साथ लुका छुपी क्या करते हैं आप लोग? दिल्ली में कोई लुका छुपी नहीं होती है। मैंने कहा कि नेशनल लेवल पे अलग होता है, लोकल लेवल पे अलग होता है। हम चाहते थे, हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही थी, हम अलायंस चाहते थे, हमने कुछ सीटें भी ऑफर की, आम आदमी पार्टी ने नहीं माना। ठीक है, लड़ लिए हम और पार्लियामेंट में हम साथ रहे। दिल्ली में सब सर्वे कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस से हम अलायंस नहीं करेंगे। ठीक है, उनका निर्णय था, हम भी हमारी जो थी ताकत उससे लड़े। तो ये स्टेट लेवल का पॉलिटिक्स और नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स अलग होता है। जब वक्त आएगा तभी आपसे बात करेंगे। आज आप कहेंगे कि 2027 में क्या करेंगे? राजनीति भैया भविष्यवाणी पे नहीं चलती है, भविष्य पे नहीं, वर्तमान पे चलती है और मैं वर्तमान में जीने वाला हूँ। वर्तमान में मुझे संघर्ष करना है। ये कांग्रेस परिवार मेरा मजबूत है। पावर मिले ना मिले, सोच की लड़ाई लड़ता है मेरा कार्यकर्ता, वो मेरी ताकत है। मैं नमन करता हूँ मेरे उन कार्यकर्ताओं को कि जिसे ना भाजपा के पैसे ना पावर डरा सकी है ना खरीद सकी है। थैंक यू। तो शक्ति सिंह गोहिल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं गुजरात में और कह रहे हैं कि हमारा अलायंस मजबूत है और निश्चित तौर पर ये लोकसभा और राज्यसभा में पिछले दिनों दिखाई पड़ा जब वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग हो रही थी। तो बहुत उम्मीदों के साथ गुजरात में ये अधिवेशन हो रहा है और अपने को गुजरात में भी मजबूत करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की और देश भर में भी मजबूत करने की कोशिश है और बहुत सारी उम्मीदें पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी हैं कि किस तरीके से मजबूत
मजबूत किया जाए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ा जाए। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत का जो इस समय केंद्र बिंदु है, एपी सेंटर है, वो गुजरात है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से देखा जाए कि विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए गुजरात में, उसमें भले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा था, केवल 17 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी और उसके बाद एक साल के अंदर पार्टी और टूटी और अब सिर्फ 12 उनके पास रह गए हैं। उसी चीज को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये बयान आने शुरू हुए हैं, या राहुल गांधी जब अभी दिसंबर में पहुंचे तब भी उन्होंने उस बात को दोहराया कि जो जाना चाहते हैं वो जाएं, लेकिन जो यहाँ हैं वो दिल से कांग्रेस में रहें, नहीं तो उनको भी वो जा सकते हैं। मतलब हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसको ये बात कही है राहुल गांधी ने, लेकिन उससे पहले गुजरात को क्यों फोकस में लाया जा रहा है, या क्यों गुजरात में खुद को मजबूत करने के लिए कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है, पहले दिसंबर में और फिर अब दोबारा से अधिवेशन के लिए भी 64 साल बाद ये अधिवेशन वहां पर हो रहा है। तो इसका जो वजह है वो ये भी है समीर जी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो गुजरात में बेहतर रहा है। वहां पर अगर हम देखें 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, क्योंकि वहां चुनाव मिलकर लड़ा था, इंडिया गठबंधन ने चुनाव वहां पर मिलकर लड़ा था, इसके बाद कांग्रेस 26 में से मतलब उसका वो उतना अच्छा परसेंटेज नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह से हम अगर 2022 विधानसभा चुनाव की तुलना में वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति वहां पर मजबूत दिखी थी। और ये आंकड़े कांग्रेस के उत्साह को और बढ़ाते हैं और यही वजह है कि वो अभी जाकर गुजरात पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम लगातार इस बात पर चर्चा कर ही रहे हैं कि अगर देश से बीजेपी को कमजोर करना है या पीएम मोदी को और अमित शाह को हटाना है तो उसके लिए पहले गुजरात में गुजरात मॉडल की असलियत क्या है, गुजरात मॉडल के नाम पर जो पूरे देश में बीजेपी को प्रचार प्रसार किया गया या पीएम मोदी की लोकप्रियता को बढ़ाया गया, उस गुजरात मॉडल की असलियत लाने की जरूरत है कि अब असल में गुजरात वैसा है या नहीं है, या पहले था तो अब भी वही हालात हैं या नहीं है, ये सब दिखाना। बिल्कुल, क्यों नहीं। अब चर्चा होती है गुजरात मॉडल की, और गुजरात मॉडल इतना बढ़िया था तो क्या अब वो नहीं रह गया? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बीजेपी को जाहिर सी बात है कि उसके गढ़ में चुनौती देने का एक फैसला एक कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंस का हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि इस चुनाव की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस जो है वो कमजोर हुआ है। पहले किस तरह से हुआ करता था, अब किस तरह से, हालांकि शुरुआत में ये दिखाई पड़ा, लेकिन 2-3 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो कॉन्फिडेंस फिर से दिखाई पड़ा है, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक को जिस तरह से पार्टी अचानक लाई और उसको पारित करवाया, उस दिन उस विधेयक पर चर्चा हुई जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के देशों में टैरिफ की घोषणा कर रहे थे और उस पर जबरदस्त भारत में प्रतिक्रिया हो रही थी, विरोध की बातें हो रही थी, संसद का सत्र चल रहा था, फिर भी कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी उस विधेयक को पारित करवाने में। तो कॉन्फिडेंस लूज जरूर हुआ था, लेकिन एक बार फिर उसका कॉन्फिडेंस मजबूत होता दिख रहा है। अब कांग्रेस पार्टी को कितनी उम्मीद है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाएगी? एक बार सुनते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता पवन खेड़ा वो क्या कह रहे हैं। तो ये CWC की बैठक से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं और तमाम नेता वहां पर पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे युवा नेताओं से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हैं। सुशील कुमार मोदी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, माफ कीजिएगा सुशील कुमार शिंदे भी वहां पहुंचे हुए हैं और अपने अपने तरीके से लोगों को इसमें अपनी बातें रख रहे हैं और किस तरह से रणनीति बनाई जाए भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की, उसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका की, इन सब पर चर्चा होनी है। सुन लेते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। यूएस ने टैरिफ लगाए हैं, उसका कई देश तो जवाब दे रहे हैं। हमारे यहाँ चिंता सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की चुप्पी से आती है कि आपके साथ, अपने देश के साथ, अपने स्टॉक मार्केट के साथ, अपनी अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिका सरेआम मजाक कर रहा है और प्रधानमंत्री चुप है। चाइना, ताइवान, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन सब ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया या जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमें नहीं मालूम, देश के विपक्ष को नहीं मालूम, देश की लोगों को नहीं मालूम कि क्या स्ट्रैटेजी है इससे निपटने की। फार्मा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट सेक्टर, कोई सेक्टर अछूता नहीं रहेगा इन टैरिफ्स। और सर जिस तरीके से मार्केट क्रैश हो रही है उसका क्या लोगों, ये इसी का प्रभाव है। प्रधानमंत्री को लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था पर, स्टॉक मार्केट पे एक
तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी है, और अमेरिका किस तरह से टैरिफ लगा रहा है, उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का भारत पर किस तरह से विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उन सब पर भी इस CWC में कांग्रेस की बैठक में चर्चा होनी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात में, और गुजरात के चुनाव को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कि हमने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हराया है, हम गुजरात में भी उसको हराएंगे। पार्टी के नेताओं पर भी उन्होंने तंज कसा था कि बहुत सारे लोग कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस में नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को जरूरत पड़े तो उनको 10, 20, 50 लोगों को निकाल भी दीजिए। वो बड़ा महत्वपूर्ण बयान था कांग्रेस राहुल गांधी का। एक बार हम, अगर हमारे पास वो उनका वीडियो है, अगर वो बाइट उनकी राहुल गांधी की, तो उसको हम जरूर सुनेंगे। राहुल गांधी ने कहा क्या था। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। तो ये बहुत चर्चित बयान था, लेकिन उसका वहां के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से स्वागत किया था, जिस तरह से उन्होंने अपनी ही पार्टी के उन नेताओं का जो इधर उधर ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। और जैसा अभी अंशिता ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। सिर्फ 17 विधायक उसके जीते, लेकिन 5 विधायक पार्टी छोड़ गए विधायक बनने के बाद। और ऐसा पिछले 10 साल में कई बार हुआ है जहां पार्टी के विधायक बने। मध्य प्रदेश का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पर इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में विधायक छोड़कर चले गए कि वहां सरकार ही चली गई, और आखिर में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तमाम नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। तो यही बात वो कह रहे थे, और इसका वहां जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जो आम कार्यकर्ता है, और देर तक वो तालियां बजाते रहे। तो ये माना जा रहा था कि गुजरात पर फोकस है, अगला चुनाव भी फोकस है, और सबसे बड़ी बात ये कि गुजरात से बीजेपी को जो चुनौती दी जाएगी उसकी अहमियत कुछ अलग ही होगी। जी बिल्कुल। और बड़ी बात यहाँ पर इस बार ये भी देखने को मिल रही है कि अगर 2022 विधानसभा चुनाव का जिक्र बार बार होगा, क्योंकि 2027 जब चुनाव होंगे उसमें भी बार बार चुनाव का जिक्र होगा, और उस बार जो हार कहीं ना कहीं मिली और कांग्रेस को जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसकी एक बड़ी वजह आम आदमी पार्टी भी थी। वो अच्छा खासा वोट शेयर लेकर गई, अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है, या पार्टी पूरी तरह से कमजोर हुई है, जो हार मिली है, कहीं ना कहीं अब जब अगला चुनाव होगा तो शायद आम आदमी पार्टी उतनी मजबूत वहां नहीं रहेगी गुजरात में कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाए। तो ये भी एक बड़ी वजह होगी, और इस फैक्टर को भी समझ रही है कांग्रेस। इसीलिए अब आमने सामने के, तब एक त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, क्योंकि उस वक्त देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का ग्रोथ हो रहा था, ग्राफ ऊपर जा रहा था। लेकिन अब खबरें ये भी है कि जो उनके पास पंजाब रह गया है, शायद अगली बार जब 2027 में जब चुनाव हो तो शायद उनके हाथ से वो पंजाब भी चला जाए। तो ये बता रहा है कि जाहिर है जहां पर सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो पूरी फोकस उस पर करेगी कि वो 2027 में जब चुनाव हो तो वो पंजाब को बचा ले जाए, क्योंकि उसी साल में वहां पर फोकस उसका रहेगा। तो इसलिए हो सकता है कि गुजरात पर वो उतना फोकस ना कर पाए, तो कांग्रेस के लिए एक और ज्यादा अच्छा रहेगा। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अगर देश की सत्ता में आना है तो पहले उसको गुजरात में जाकर बीजेपी को कमजोर करना पड़ेगा, और तभी वो देश की सत्ता के लिए आगे बढ़ पाएगी। तो सबसे पहले फोकस, आप देखिए कि गुजरात में भी चुनाव होंगे, तभी यूपी में भी चुनाव होंगे, पंजाब में भी होंगे, लेकिन गुजरात को चुनना अधिवेशन के लिए ये काफी मतलब पार्टी की रणनीति को साफ जाहिर करता है कि किस तरह से पार्टी काम कर रही है खुद को मजबूत करने के लिए। उसको चूंकि एक ये भी है कि हम एक मैसेज ये भी देना कि गुजरात में किस
जिस तरीके से मजबूत रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कमजोर होते चले गए, तो वो क्यों कमजोर होते चले गए, उनको भी, उन पॉइंट्स को भी, उन इश्यूज को भी देखने की जरूरत होगी। और शायद ये सारे ही चीजों पर विचार विमर्श यहाँ पर, ये जो 2 दिन की बैठक है, कांग्रेस का अधिवेशन है 8 और 9 तारीख को, आज CWC की मीटिंग है, इनमें ये सारी चीजों पर, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी और कोई प्रस्ताव भी पारित होने हैं। बहुत अहम माने जा रहे हैं आने वाले दिनों के लिए कि कांग्रेस पार्टी अपनी किस तरह से रणनीति बनाएगी, अपने राजनीतिक तौर तरीकों में क्या कुछ परिवर्तन लाएगी, संगठन में किस तरह का बदलाव करेगी, इन सारे मुद्दों को लेकर। और तमाम जो युवा नेता से लेकर और बहुत सारे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के पुराने नेता जो कह सकते हैं कि अभी भी कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं, चूंकि इस दौरान बहुत सारे पुराने नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और लंबी फहरिस्त है उसकी, उनमें वो जो अभी भी बने हुए हैं वो सारे लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM थे TS सिंहदेव, वो भी वहां पर है और जैसा अभी मैंने बताया था कि सुशील कुमार शिंदे भी हैं। सुनेंगे, पहले सुनते हैं इन लोगों ने क्या कहा है और किस तरह से आशान्वित है पार्टी के इस अधिवेशन को लेकर। तो पहले सुन लेते हैं TS सिंहदेव को, छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि गुजरात में पटेल जी की धरती है और बापू की धरती। जी, बापू की और पटेल साहब की धरती पे आज हम लोग गुजरात के कांग्रेस के साथियों के आमंत्रण पे हैं। कर्नाटक में पिछली बैठक जब हुई थी, जिसमें गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे हुए थे, उस उपलक्ष्य में वहाँ न्योता दिया था कि अगली बैठक हम लोग चाहेंगे कि गुजरात में की जाए। तो अगली बैठक ये गुजरात में हम लोग उपस्थित हैं। सर, शेयर मार्केट पूरी तरीके से गिर रही है, टैरिफ का असर जो है वो दिखाई दे रहा है, दोनों चीजों को कैसे देखते? इसमें केंद्र की सरकार को एक दिख रही स्थिति में जो कदम उठाने थे उन्हें नहीं उठाए समय रहते हुए। ट्रंप जब अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन कर रहे थे, लगातार वो इस बात को कह रहे थे कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे, अमेरिका के इंटरेस्ट में हम ये करेंगे, अमेरिका के इंटरेस्ट में ये करेंगे, अमेरिका को फिर हमको सबसे महान देश बनाना है इत्यादि। तो कोई नई बात तो नहीं थी। अब प्रेसिडेंट साहब जीत भी गए। जीतने के 2-3 महीने बाद उनने शपथ ली और चार्ज लिया। उतना समय आपके पास था, पूरे कैंपेन में जीत गए, वो आपको पता चल गया। आपने कौन सी पहल की? अर्थशास्त्री हैं, बहुत दिन से इस बात को रख भी रहे हैं कि आज के युग में अब इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है ये परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है और प्रोटेक्शनिज्म एक हद तक उचित है। तो आपको क्या है कि टैरिफ दोनों तरफ कम करने पड़ेंगे। यहाँ भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, वहाँ भी आप रिलैक्सेशन लीजिए। ये कदम जो आपको समय रहते उठाना चाहिए था, इसमें केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं और प्रमुख हैं वो पूरी तरह से विफल हुए। और आज जिस बात के लिए उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले देश के नागरिकों को कहा था कि शेयर खरीदो, बाजार ऊपर जाने वाला है, और राहुल जी ने उस समय भी सचेत किया था, खड़गे जी ने भी कहा था कि देखिए ये उचित सलाह नहीं है, इन्फ्लेटेड मार्केट सा दिखता है, बहुत सारी परिस्थितियां वैश्विक स्तर पे हैं। तो TS सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM रहे हैं, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित तौर पर जो जिस तरह से ये कह रहे हैं, और उसके पहले पवन खेड़ा भी बोल रहे थे कि US की जो टैरिफ पॉलिसी है और उसका भारत पर जो असर पड़ रहा है, पड़ तो पूरी दुनिया पर रहा है, किस तरीके से शेयर मार्केट एक पूरा गिर गए हैं, पूरे दुनिया भर में शेयर बाजार में गिरावट दर्ज हुई है पिछले कई दिनों से, इस घोषणा के पहले से ही। उसको देखते हुए ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इस पर सरकार कोई चर्चा नहीं करा रही है, बात तक नहीं कर रही है, सरकार की तरफ से कोई बयान तक नहीं आ रहा है। इसको लेकर बड़ी हैरानी जताई जा रही है और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया था, लोकसभा में, और कई और नेताओं ने भी उठाया था और लगातार इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि CWC में और कांग्रेस के इस अधिवेशन में भी ये एक बड़ा मुद्दा होगा। इस पर कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से इस पर सरकार को घेरना
होना है, निश्चित तौर पर उस पर भी रणनीति बनाई जाएगी और उस पर क्या होती है ये मीटिंग के बाद ये पता लगेगा। लेकिन एक बड़ा मुद्दा इस समय कांग्रेस पार्टी के सामने टैरिफ पॉलिसी जो डोनाल्ड ट्रंप की है वो जरूर है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के हाथ में एक बड़ा मुद्दा है और क्योंकि अब टैरिफ पॉलिसी का अमेरिका में खुद ट्रंप के लिए भी विरोध हो रहा है और उसको देखते हुए भी भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन ना लिया जाना या कुछ भी ना कहना, ये बताता है कि मतलब एक बड़ा मुद्दा वाकई में कांग्रेस के हाथ में है और इसको वो आगे और बढ़ा सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये वजह है कि बीजेपी जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है विपक्ष के पास जिस पर जवाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल होता है तो वो किसी दूसरे मुद्दे को आगे कर देती है। और उसी तरह से देखा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल अचानक से जो लाया गया बिल्कुल आखिरी में और उसको फिर पारित कराया गया, उसे तुरंत कानून भी बनवा दिया गया, तो ये ध्यान भटकाने के लिए था। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला भी किया है। कल रात में ही उनका एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि टैरिफ का जो जवाब दिया है मोदी सरकार ने, मतलब उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा है कि जो टैरिफ का जो जवाब दिया है वो इस आधार पर दिया है कि पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दी और गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए 50 रुपए। तो ये जवाब है, मतलब तंज भरा है और पहले ही आम जनता परेशान है महंगाई की मार से, उस पर और महंगाई की मार उसको दी है जनता को, ये जवाब है। बल्कि इनको जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी, अमेरिका के लिए दिक्कतें खड़ी करनी चाहिए थी, ये अपनी ही जनता को परेशान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, टैरिफ का जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है उसका बड़े पैमाने पर असर पड़ रहा है। दुनिया भर की जो शेयर मार्केट है उन पर भी पड़ रहा है और दूसरे जो महंगाई है और तमाम जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है उस पर भी एक विपरीत असर उसका देखने को मिल रहा है। इसलिए सीडब्ल्यूसी में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राजीव शुक्ला, एक बार उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, और वो भी इस समय सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लेने के लिए अहमदाबाद गए हुए हैं, तो सुन लेते हैं राजीव शुक्ला को भी। का असर दिखाई दे रहा है। टैरिफ का भयानक असर है। अर्थव्यवस्था जो है एक बिल्कुल गलत मोड़ पे जा चुकी है। पहले भी बोल रहे थे हम लोग, इस अर्थव्यवस्था को संभाला नहीं गया तो इससे भारतीय व्यापार का बहुत नुकसान होगा और रोजगार के अवसर बहुत कम, नौकरियां जाएंगी, लोगों की कंपनियां बंद होंगी। इसलिए शेयर मार्केट को संभालना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बहुत जरूरी है, वरना अमेरिका की मार के हम शिकार हो जाएंगे। सर, आज की सीडब्ल्यूसी से क्या संदेश? सीडब्ल्यूसी में यही सारी चीजों पर विचार विमर्श होगा और संगठन की स्थिति पे और कैसे आगे पार्टी को मजबूत। तो कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पार्टी को मजबूत करना, और निश्चित तौर पर बहुत अहम मानी जा रही है ये बैठक गुजरात में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं उनका गढ़ है, उनका गृह राज्य है और पिछले 30 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी 3 दशक हो गए वहां से सत्ता से बाहर है। इन सारे इस परिस्थितियों को देखते हुए बड़ी अहम मानी जाती है और इसको लेकर गुजरात में बैठक क्यों हो रही है, बहुत पहले ही राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था और एक बड़ा चैलेंज अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दिया था, खुद भी लिया था कि हमने अयोध्या में हराया है, उस अयोध्या में जहां इन्होंने एक अपना बड़ा एजेंडा पूरा किया है, लेकिन वहां पर उस एजेंडे का किस तरह से धर्म का राजनीतिकरण किया, उस वजह से हार का सामना करना पड़ा और अब हम गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे। तो एक बड़ा टास्क दिया राहुल गांधी ने और बहुत सारी बातें जो पिछले दिनों उन्होंने वहां के अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही थी, जो अभी हमने सुनवाया भी था, इन सब को देखते हुए गुजरात में सीडब्ल्यूसी की बैठक काफी मायने रखती है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है और सरकार उस पर चर्चा को तैयार नहीं हो रही है। संविधान का मुद्दा है, अभी कल ही राहुल गांधी पटना में संविधान सम्मेलन में बोल रहे थे। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो गुजरात में ही बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस को एक अच्छा मौका दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और लगातार देखा गया है कि जब भी ऐसा कोई चिंतन शिविर या अधिवेशन, जो पिछले दिनों पहले आपको याद होगा कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें कांग्रेस को करारा झटका लगा था, उसके बाद जयपुर में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था और उस बैठक में, उस शिविर में कई बड़े फैसले लिए गए थे। भारत जोड़ो यात्रा भी उसी के बाद निकली थी और उसका असर देखने को मिला था। उसी तरह से अब जो अधिवेशन रखा गया है और 64 साल बाद गुजरात को चुनना, और अगर हम इतिहास की बात करें, अभी तक 5 बड़े अधिवेशन वहां पर हुए हैं और
और हर अधिवेशन में कोई बड़ा फैसला लिया गया है, पार्टी के जो राजनीति है उसमें एक बड़ा मोड़ देखने को मिला है, तो उसके आधार पर ये उम्मीद इस वाले अधिवेशन से भी की जा रही है कि 64 साल बाद गुजरात को चुनना पार्टी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है और ये जरूरी हो गया है कि गुजरात में अगर बीजेपी को कमजोर करने में कामयाब हो जाएगी कांग्रेस, तो वो ज्यादा दूर नहीं रहेगी केंद्र से भी बीजेपी को हटाने के लिए, और ये तय है। इसलिए 2027 का गुजरात विधानसभा चुनाव कांग्रेस की वापसी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कमबैक के तौर पर माना जाएगा। अगर गुजरात में कांग्रेस बीजेपी को कमजोर करती है, हरा देती है, उसी के आधार पर ही आगे क्या होने वाला है उस पर रहेगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस सबसे ज्यादा फोकस 2027 में अगर किसी राज्य पर कर रही है तो वो गुजरात पर कर रही है। जी बिल्कुल, गुजरात पर फोकस कर रही है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से उससे निपटा जाए, सरकार को हराया जाए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। इन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए 2 दिन का यह अधिवेशन हो रहा है। आज CWC की बैठक हो रही है, तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के वहां पहुंचे हैं। 1700 के करीब डेलीगेट्स देश के अलग अलग जगहों से वहां पर पहुंचे हुए हैं और उस पर एक बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी हो रही है। तो 2 दिन का यह अधिवेशन है, बड़ा मायने रखता है। लेकिन सरकार कई मुद्दों पर न केवल संसद में घिरी हुई है, बाहर घिरी है, वक्फ संशोधन कानून को लेकर घिरी हुई है, विपक्ष के निशाने पर है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी उसको लगातार झटके मिल रहे हैं। ताजा तरीन एक झटका मिला है आज, जिसमें राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार इसलिए लगाई है कि कम से कम 10 विधेयक ऐसे हैं जो तमिलनाडु की विधानसभा ने पारित कर दिए, लेकिन राज्यपाल उन पर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है कि राज्यपाल जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे वो विधेयक कानून की शक्ल नहीं ले पाएंगे। जैसे केंद्र में होता है कि संसद से पारित कानून तभी कानून बनता है जब वो राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है, पॉकेट वीटो नहीं है, यानी उसको लंबे समय तक अपने पास वो नहीं रख सकते हैं और एक बार वापस वो जरूर कर सकते हैं जो संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन अगर दोबारा उसको विधानसभा पारित करके भेजती है तो उस पर उनको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। विशेष परिस्थितियां जरूर होती हैं, लेकिन हर विधेयक में कोई विशेष परिस्थिति लागू नहीं होती है। तो ये राज्यपाल को एक झटका है, लेकिन परोक्ष रूप से देखा जाए तो सीधे ये केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका है। और इस तरह के कई झटके लगे हैं कई राज्यपालों को। पिछले दिनों केरल के राज्यपाल के संबंध में बात आई थी। दिल्ली में तो अब आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, अब तो बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन जब तक सरकार रही लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ यही झगड़ा रहा कि वो सरकार के फैसलों पर सिग्नेचर नहीं करती है। और अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में भी वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने कई अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया, तो वहां भी एक विवाद की स्थिति धीरे धीरे बनती दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घिरी हुई है। तो बहुत मायने रखती है कांग्रेस पार्टी की ये बैठक, CWC की 2 दिन की ये बैठक है। क्या प्रस्ताव उसमें पारित होते हैं, रहेंगी हमारी निगाहें। आपको हम उन सूचनाओं को, उन खबरों को, उन विश्लेषण को आप तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अंशिता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।